आज का मेरा लाइव आने का जो मकसद था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, एक समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबके मन में उठता है, आदिवासियों के मन में उठता है, साथ ही साथ जो कहा जाए कि मुस्लिम समाज के मन में उठता है, और जो ईसाई समुदाय है उसके मन में उठता है, और कुछ जो मतलब आपका एससी लोग हैं उनके मन में उठता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इससे हमको कितना फ़ायदा कितना नुकसान हो सकता है। मोस्टली मैं जो बातें करती हूँ, मैं मोस्टली आदिवासी समुदाय के हित में बात करती हूँ, उनके लिए बात करती हूँ कितना उनसे आदिवासियों को फ़ायदा हो नुकसान हो। लेकिन आज के इस लाइव में हो सकता है कि काफ़ी कुछ क्लैरिफिकेशन बाकी समुदाय को भी मिल पाए कि जो एक समान नागरिक संहिता जो है वो कितना लाभदायक है। आदिवासी समुदाय के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि लाभदायक नहीं है, ये घाटे का ही सौदा है, लेकिन अन्य समुदायों के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ठीक ठाक नहीं है। एक जो प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद 370 को जिस तरह से रातों रात खत्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 थी संविधान का अनुच्छेद 370, उसको रातों रात खत्म कर दिया गया, तो वो अनुच्छेद 370 के खत्म होने के साथ ही आदिवासी समुदाय जो है, नो डाउट जो भारत देश के जो 10 राज्यों के 5 क्षेत्र के और 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 राज्यों के जो आदिवासी हैं 6 शेड्यूल के, उनके मन में ये ख्याल उठ गया कि जिस तरह से धारा 370 को रातों रात खत्म कर दिया गया, वहाँ पे इंटरनेट काट दिया गया या फिर मतलब आपका कहा जाए कि फोर्स लगा दिया गया, उसी प्रकार से क्या 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची को भी रातों रात खत्म किया जा सकता है? संविधान जब तक है तब तक तो 5वीं अनुसूची को खत्म नहीं किया जा सकता है। धारा 370 जो था वो अस्थायी उपबंध था, ठीक है, संविधान के तहत, और अनुच्छेद 244(1) या 244(2) ये भी कुछ मिलता जुलता ही है इसमें, चूंकि आप 370 के बाद 371 और 372 अनुच्छेद अगर आप देखते हैं तो जितने भी आदिवासी समुदाय हैं और भी कुछ समुदाय हैं जिनके बारे में मैं बाद में बताना चाहूँगी, इन सब को अगर देखा जाए, जिसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, तो 371 और 372 के तहत भी 5वीं या 6ठी अनुसूची को देखा जा सकता है। ये भी करार है जिसके तहत ही मतलब जो भारत की सरकारें काम कर रही हैं। तो ये जो प्रश्न है कि 370 की तरह क्या 244(1) और 244(2) यानी कि 5वीं 6ठी अनुसूची को खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं खत्म किया जा सकता है। तो चूंकि 370 जो था धारा अस्थायी उपबंध था, और खत्म करने के पीछे एक जो मेन रीजन रहा था कि जैसे लोकतंत्र की हत्या कर धारा 370 को खत्म किया गया। जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3, ये 3 अनुच्छेदों में हमको जो पावर है, अनुच्छेद 19 में पावर है कि जो मौलिक अधिकार, हमको लोकतंत्र है, हमको विरोध करने का विरोध करने की शक्ति है। कोई भी जो काला कानून है, किसी भी तरह के मतलब आपके प्रशासनिक हम पे अत्याचार होता है तो हमको विरोध करने का मतलब शांतिपूर्वक विरोध करने का हमारे पास में लोकतंत्र का पावर है। तो इस पावर का कि जो काले कानून हैं अंग्रेज के समय के या फिर वर्तमान के समय के, इन काले कानूनों को रोकने के लिए हमारे पास में क्या है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से रैली, धरना, प्रदर्शन कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लोकतंत्र की हत्या करके जो जम्मू कश्मीर में 370 को ख़त्म करने के लिए आपका रातों रात नेट बंद कर दिया गया ताकि लोगों तक विरोध की भावना जो है वो पहुँचे नहीं, ठीक है, या फिर वहाँ पे फोर्स लगा दिया गया, लोगों तक मालूम भी नहीं चला, जो भारत देश के लोगों को मालूम भी नहीं चला कि रातों रात वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक तरह से जो मतलब विरोध करने से होता क्या है कि लोकतंत्र के हम भारत के संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत हमको पावर है कि हम किसी भी काले कानूनों का विरोध कर सकते हैं, किसी भी तरह से सरकारी हम पे कोई हमला होता है उसका विरोध कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। तो वहाँ पे ये रोक लगा दिया गया। लेकिन अगर बात करते हैं 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के, ये किसी एक क्षेत्र में तो सिमटा हुआ नहीं है। 10 राज्य के जो जिले हैं, 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची और 4 राज्यों में 6ठी अनुसूची के तहत आपके आदिवासी बहुत लगभग 12 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या आदिवासियों की है। तो इनको लोकतंत्र की हत्या करके यहाँ पे रातों रात 244(1) और 244(2) को खत्म नहीं किया जा सकता। ये प्लस पॉइंट है कि संविधान जब तक है, ये जो भारत का संविधान जब तक हमारे साथ में है तब तक 244(1) और 244(2) को
खत्म नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र की हत्या करके भी चाहे तो भी खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में आज मैं चर्चा करना चाह रही हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक समान नागरिक संहिता जिस दिन आ गई उस दिन रातों रात सारे आदिवासी खत्म हो जाएंगे, 5वीं अनुसूची खत्म हो जाएगी, 6ठी अनुसूची खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ जो पूरे भारत देश के जितने भी राज्य हैं उनमें जो आदिवासी समुदाय के पास में रीति रिवाज परंपरा है, परंपरा की वजह से जो भूमि के लैंड रेवेन्यू कोड है, टेनेंसी एक्ट है पूरे देश भर में, या फिर कहा जाए कि वहाँ पे जो लागू कानून है आदिवासियों के हित संरक्षण के लिए, इसमें आप अंडमान निकोबार भी ले सकते हैं, वहाँ के आदिवासियों को भी आपका स्वशासन का अधिकार है, सुरक्षा है, ये सारे रातों रात खत्म हो जाएंगे। कब? जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तब एक समान नागरिक संहिता आ जाएगी तब। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? आपका कहा जाता है कि काफ़ी मतलब कि प्रमोशन हो रहा है सरकारों के द्वारा लोकतंत्र के माध्यम से। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैं ये जो बोल रही हूँ, लोकतंत्र मेरे को इसकी इजाज़त देता है कि किसी भी काले कानून, चाहे वो अभी के हो, वर्तमान के हो, या फिर बनने वाले हो, या फिर अंग्रेज के समय के हो, इसको लोकतांत्रिक तरीके से मैं इसका विरोध कर सकती हूँ जब तक यह कानून बन ना जाए। कानून बनने के बाद क्या होता है कि इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जहाँ भी पॉसिबल हो सके न्यायालय के माध्यम से इसका विरोध किया जा सकता है। किसी भी काले कानूनों को, वर्तमान के समय के, अंग्रेज के समय के, या फिर उसमें जो संशोधन है उसको। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक समान नागरिक संहिता, इसमें है क्या जिसका हम विरोध कर रहे हैं? क्यों हमको ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, एक समान नागरिक संहिता आ गई तो आदिवासी रातों रात खत्म हो जाएंगे? आपका हिटलर का भी इतिहास रहा है कि जो उसके विरोधी थे उनको खत्म करने के लिए रातों रात उसने जितने भी विरोधी थे उनको गैस के चैम्बर में डलवा दिया था। पूरे देश के आदिवासी चूंकि वर्तमान समय में जो है सरकारी नीतियों के विरोधी है तो उनको तो गैस के चैम्बर में नहीं डाला जा सकता है, लेकिन रातों रात खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर आदिवासियों को उनको पता भी नहीं चलेगा और रातों रात वो आदिवासी खत्म होकर वो सामान्य बन जाएंगे। यानी कि जो उनको स्पेशल प्रोविजन है, जमीन का अधिकार है, जंगल का अधिकार है, खनिज का अधिकार है, पानी का अधिकार है, जो विशेषाधिकार है संविधान के तहत, ये रातों रात खत्म हो जाएगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तब। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि पूरे देश के नागरिक, ठीक है, संविधान के तहत सभी को नागरिकता मिली हुई है, तो पूरे देश भर के जितने भी लोग हैं, जनसंख्या के लोग हैं, उस चूंकि संविधान के तहत ऐसे आपका कहा जाए तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं SC OBC जनरल, ठीक है, ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनको संविधान के तहत तो SC OBC जनरल कहा गया है। और संविधान के बाहर जो वर्ण व्यवस्था में यही SC OBC जनरल आते हैं, शूद्र में आते हैं, वैश्य में आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं, ब्राह्मण में आते हैं। तो ये जो है SC OBC जनरल, ये संविधान के तहत ये जाति व्यवस्था बनाई गई है। और ऐसे आपका सामाजिक स्तर पर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये 4 तरह की जो मतलब कि उनकी सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है, ये वर्ण व्यवस्था के तहत है। लेकिन आदिवासी जो है, संविधान के तहत आदिवासियों को ST कहा गया, शेड्यूल ट्राइब कहा गया, ये वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं। हाँ, संविधान के तहत जो 4 कैटेगरी है जिसके तहत उनको व्यवस्था में बांटा गया है कि विशेषाधिकार प्राप्त है, कि जो जनरल OBC SC ST, उसमें ST SC जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को विशेषाधिकार है, या फिर कहा जाए कि शेड्यूल ट्राइब के होने की वजह से ही, या फिर 5वीं क्षेत्र में रहने की वजह से, आदिवासियों के साथ रहने की वजह से ही SC समुदाय को भी विशेषाधिकार प्राप्त है, ये उनको भी पता नहीं है। चूँकि आप देख भी सकते हैं कि जो आपका ST SC एक्ट लाया गया, एट्रोसिटी एक्ट लाया गया, ठीक है, वो अकेले SC के लिए नहीं है या अकेले ST के लिए नहीं है। ST के लिए तो हो सकता था, लेकिन SC को जोड़ा गया जानबूझकर, क्योंकि उनको भी ये अंधेरे में रखा गया है कि जो SC समुदाय को विशेषाधिकार है। लेकिन इतिहास में जो भी संविधान सभा का डिबेट में पढ़ती हूँ, या फिर संविधान पढ़ती हूँ, या फिर कालांतर के जो इतिहास पढ़ती हूँ, जो SC समुदाय को विशेषाधिकार प्राप्त है वो आदिवासियों के तहत ही प्राप्त है, या फिर 5वीं अनुसूची के तहत ही प्राप्त है, ठीक है। तो संविधान में ये 4 कैटेगरी बांटे गए हैं, जनरल, ST SC OBC। और कहा जाए वर्ण व्यवस्था में जो ST तो किसी वर्ण व्यवस्था में आते नहीं हैं, लेकिन जो SC OBC जनरल हैं, ये शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण के कैटेगरी में आते हैं। इन सारे लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत एक समान कहा जाएगा,
एक समान नागरिक संहिता, एक समान कानून लगेंगे सब पे। ठीक है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल एक समान हो जाएंगे, कहीं पे कोई छुआछूत की प्रक्रिया नहीं रहेगी, कहीं पे उनका मतलब कि सब पे अगर कोई 1,000 रुपये कमा रहा है तो अगला व्यक्ति भी 1,000 रुपये कमाएगा, कहीं भी अमीरी नहीं रहेगी, कहीं भी गरीबी नहीं रहेगी। इस तरह का वहम हमें फैलाया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है, एक समान नागरिक संहिता अगर आ जाता है तो सारे लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये कहीं भी संभव नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि एसटी, ओबीसी, एससी, जनरल ये चारों लोगों को एक समान नागरिक कहा जाए, एक जैसे कानून लगाया जाए, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था जो है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की, ये वर्ण व्यवस्था को शायद कल भी खत्म नहीं किया गया, संविधान के तहत भी खत्म नहीं किया गया, और एक समान नागरिक संहिता के तहत भी खत्म नहीं किया जा सकेगा। दूसरी बात है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, यानी कि पूरे देश भर के जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सारे लोगों को एक जैसे नागरिक कहा जाए, सारे लोगों पे एक जैसे कानून लगाया जाए, ये होने के बाद भी मतलब थोड़ा और मैं मतलब विस्तार के तौर पे बता देना चाह रही हूँ, ठीक है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, एक समान नागरिक संहिता, कहा तो जा रहा है कि सारे लोग जो हैं वो एक समान, एक ही जैसे नागरिक बन जाएंगे, सब पे एक ही जैसे कानून लगेंगे। वर्तमान के समय में सारे लोगों पे एक जैसे कानून नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर एक जैसे कानून लग रहे होते, ये जो एक समान नागरिक संहिता की बात है, ये अंग्रेजों के समय का लाया गया कानून था कि सारे लोगों पे एक जैसे कानून लगाएंगे, लेकिन भारत भर में इतने तरह के लोग थे, इतने अलग अलग कैटेगरी के लोग थे कि सब पे एक जैसे कानून अंग्रेज भी नहीं लगा पाए। ठीक है, यहाँ तक कि मतलब कहा जाए वर्तमान के समय में जो सारे लोग एक लॉ से संचालित नहीं होते थे, एक कानून से संचालित नहीं होते थे, इस कारण से पूरे देश भर के लोगों में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ईसाई लॉ और आदिवासियों का कस्टमरी लॉ, ये 4 तरह के जो लॉ चल रहे हैं वर्तमान समय में, इस कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी लोगों पे लागू नहीं हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो हिंदुओं में है क्या आपका कि विवाह की व्यवस्था है, उत्तराधिकार की व्यवस्था है, इनफैक्ट जमीन की जो व्यवस्था है, ठीक है, वो हिंदू लॉ के तहत है। मुस्लिम लॉ के तहत मतलब कि जो उनकी विवाह व्यवस्था है, उनका उत्तराधिकार का अधिनियम है, तलाक की व्यवस्था है, ठीक ऐसे ही ईसाई के साथ में भी है। और आदिवासियों का भी जो कस्टमरी लॉ है, दस्तूर कानून है, उनका रीति रिवाज परंपरा है, उसके तहत ही उनकी अपनी अलग शादी विवाह की व्यवस्था है, उत्तराधिकार की व्यवस्था है कि आदिवासियों की ज़मीन जो है मतलब वहाँ पे लड़कियों को ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता। इसके पीछे ये बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है। क्योंकि आदिवासियों के साथ में क्या था, मैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के बारे में बाद में बात करती हूँ। वर्तमान के समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो आदिवासियों की कस्टमरी लॉ को ख़त्म किया जा रहा है, तो कस्टमरी लॉ में आदिवासियों के कस्टमरी लॉ में साफ साफ है कि आदिवासियों की ज़मीन को लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है? आपका आज़ादी के पहले 60% ज़मीन आदिवासियों के पास में थी। ठीक है, आदिवासी का ही देश है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जो थे, ब्राह्मण जज थे, मांगडे काटजू, ज्ञानसुधा मिश्रा, उन्होंने जजमेंट दिया था कि जो 8% आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। आज़ादी के समय में आदिवासियों के पास में 60% ज़मीन थी, वर्तमान के समय में 3% ज़मीन है। ठीक है, और ये जल जंगल ज़मीन का जो अधिकार था, हम लोगों को मालूम भी नहीं है कि रातों रात हमसे कैसे छिन गए। जब तक आदिवासियों की कस्टमरी लॉ जिंदा थी, ठीक है, उनके गांव की व्यवस्था जिंदा थी, तब तक आदिवासियों के पास में 60% ज़मीन थी। आज़ादी के पहले आदिवासी गुलाम नहीं थे, अंग्रेज भी इनको गुलाम नहीं बना पाई थी। वर्तमान समय में कानूनों के माध्यम से या फिर कानून की जानकारी ना होने के माध्यम से, या फिर कहा जाए कि आदिवासियों की जो अलग अबुआ दिशुम अबुआ राज थी, ठीक है, मेरे गांव में मेरी व्यवस्था, उसको ख़त्म करके, 5वीं अनुसूची रहते हुए भी उसको ख़त्म करके आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को लूटा गया। तो ये जो कस्टमरी लॉ है, इसके तहत में आदिवासियों की ज़मीन जो है, लड़कियों को ज़मीन में हिस्सा नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आदिवासी की ज़मीन जो है किसी गैर के पास में नहीं जानी चाहिए थी, सरकार के पास में नहीं जानी चाहिए थी। अगर लड़की किसी गैर आदिवासी से शादी कर लेती है तो ज़मीनें जो है वो किसी गैर आदिवासी के पास में चली जाएगी। गैर आदिवासी के पास में जाए, हमको उससे भी आपत्ति नहीं था, बाप दादाओं को उससे भी आपत्ति नहीं था, लेकिन चूंकि आदिवासियों के रीति रिवाज परंपरा गैर आदिवासी भी सीख जाएंगे और गैर आदिवासी भी एसटी होने का डिमांड करने लगेंगे। इस प्रकार से जल जंगल जमीन पे जो आदिवासियों का अधिकार है, कहीं ना कहीं वो छिन जाएगा, दूसरों में बट जाएगा। तो ये व्यवस्था आदिवासियों के जो बाप दादाओं ने बचा के रखी थी कि आदिवासियों की ज़मीन
किसी लड़की को उत्तराधिकार के तहत नहीं देना है। ठीक है, हमको लगता है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है। पांचवी अनुसूची को लगता है कि हम पढ़ लिख गए हैं तो हमको बहुत अच्छा पांचवी अनुसूची आता है। वकीलों को लगता है कि हमको पांचवी अनुसूची का ABCD सब कुछ पता है। ठीक है, आपका जो जज होते हैं, जस्टिस होते हैं, उनको भी लगता है कि हमको पांचवी अनुसूची बहुत आता है। लेकिन हकीकत के तौर पे बता दे तो पांचवी अनुसूची उन लोगों को आता है जो कि गाँव में बसते हैं। ठीक है, गाँव के जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, अनपढ़ गंवार आदिवासी है, उन्होंने ही पांचवी अनुसूची को बचा के रखा है, अपनी व्यवस्था को बचा के रखा। और कहीं ना कहीं हम पे जो एक समान नागरिक संहिता लागू होने वाली, जिसकी वजह से जल जंगल जमीन का अधिकार छिन जाए, खनिज का अधिकार छिन जाए, इसको बचाने के लिए आदिवासियों ने, गांव के आदिवासियों ने आज भी अपने कस्टमरी लॉ, अपने दस्तूर कानून, गांव पटेल गमेती मुकदम को बचा के रखा है। इस कारण से आदिवासियों पे है जो आज भी मतलब कि सामान्य कानून लागू नहीं है, और या फिर कहा जाए कि जो एक समान नागरिक संहिता नहीं लगती है। तो मैंने बताया कि आदिवासियों की अपनी अलग जो है कानून होते हैं, कस्टमरी लॉ होते हैं। दूसरी बात है कि हिंदू मैरिज एक्ट, मैंने ये बात बताया कि आदिवासी जो है लड़कियों को ज़मीन में हिस्सा नहीं देते। वर्तमान समय में राजस्थान में क्या हो रहा है कि ज़मीन में जो बाप दादा के साथ में बाप के बाप के बाप के बाप का नाम लिखा हुआ होता था, वर्तमान में राजस्थान में क्या कर रहे हैं या फिर अन्य राज्यों में क्या कर रहे हैं कि आदिवासी लड़कियों को भी ज़मीन में हिस्सा लिख के दे रहे हैं। ठीक है, गलती है, बहुत बड़ी गलती है। चूँकि इतिहासकारों ने या फिर इतिहास के समय में जो अंग्रेज के समय में जो भी लागू कानून थे आदिवासी क्षेत्रों में, इसके अकॉर्डिंग ही वर्तमान समय में भी लॉ बनाया जाना चाहिए था। तो ये चूंकि हमारी चलती व्यवस्था चलती आ रही है, तो इस प्रकार से इस कानून का भी विरोध करना चाहिए। जो लड़कियों को ज़मीन में हिस्सा मिल रहा है उसको रोका जाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में दूसरे लोगों के प्रभाव में आने के साथ में ही आदिवासी लड़कियां भी गैरों के साथ में बहुतायत मात्रा में शादी कर रही हैं। शादी कर ले, हमको उससे ऐतराज़ नहीं है। ऐसे तो मैं किसी आदिवासी समुदाय की लड़कियों के किसी गैर समुदाय में जाने का विरोध करती हूँ, लेकिन मौलिक अधिकार का हनन ना हो, इस कारण से यदि किसी आदिवासी लड़की किसी गैर से शादी कर भी लेती है तो उसको रोकने के पीछे रीज़न ये है कि आदिवासियों की ज़मीन किसी गैर आदिवासियों को नहीं जानी चाहिए। गैर आदिवासी के पास में ज़मीन चली जाए तो रीति रिवाज भी, मतलब कि हमारे जो रीति रिवाज परंपरा है वो सीख जाए। वर्तमान के समय में भी जो फर्जी ST सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा हो रही है कि जो गैर आदिवासी है जो आदिवासियों के सर्टिफिकेट बना के फर्जी ST बनकर नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये सारी व्यवस्था हमारे बाप दादाओं ने हमको देकर रखी थी। ठीक है, दूसरी बात है कि हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पे लागू नहीं होता। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई व्यक्ति जो है वो एक ही शादी कर सकता है। बाप दादाओं के समय, वर्तमान के समय में मैं किसी आदिवासी व्यक्ति को मौलिक अधिकार के हनन ना होने की रीज़न से, ठीक है, ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2 शादी करें, 2 शादियों को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन वर्तमान समय के पहले हमारे बाप दादाओं के समय से ये व्यवस्था चलती आ रही है कि 2 शादी करने की व्यवस्था थी। हमारे उरांव समुदाय जो है वहाँ पे एक 2 शादियों का मतलब कि जो वहम है, वहाँ पे हमारा कस्टम ऐसा था कि पहली पत्नी की रजामंदी या फिर बच्चा ना हो रहा हो या फिर मतलब कि बहुत सारी चीज़ें थी, नियम थे, तब जाके मतलब कि जो है कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता था। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमारे बाप दादा ने बना के रखी थी कि आदिवासी जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट उन पे लागू नहीं होता। आदिवासी 2 शादी करते थे, उन पे कोई मतलब दहेज का प्रताड़ना का केस नहीं लगता था। वर्तमान समय में बहुतायत मात्रा में जानकारी ना होने की वजह से आदिवासियों पे दहेज का भी केस लग रहा है। दहेज का केस भी आदिवासियों पे नहीं लगता क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि आदिवासी समुदाय में लड़के लड़कियों को दहेज देते हैं। दहेज ना कहकर डापा कह सकते हैं, ठीक है, झारखंड में डाली टका कह सकते हैं, जिसमें लड़के जो है खर्चा, ठीक है, लड़के जो है आदिवासी लड़के जो है वो लड़कियों को कुछ मतलब कि आपका गहने देते हैं, कपड़े देते हैं, पैसे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था आदिवासी समुदाय में चली आ रही है, वर्तमान के समय में भी है। इसी को कस्टमरी लॉ कहते हैं। इसी कस्टमरी लॉ को ख़त्म करते हुए, ठीक है, ये तो हो गई आदिवासियों की कस्टमरी लॉ। दूसरी बात है कि मुस्लिम समुदाय का मुस्लिम लॉ है, ईसाई समुदाय का क्रिश्चियन लॉ है। ठीक है, वैसे ही आपका हिंदुओं का तो हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू लॉ तो है ही। ठीक है, तो ये 4 तरह के जो कानून है इनको ख़त्म करके सारे लोगों पे एक जैसे शादी के व्यवहार, शादी के कानून, एक तरह के जमीन के कानून, मतलब कि जमीन का हस्तांतरण लड़कियों को करना चाहिए, इस तरह का व्यवहार, प्लस मतलब आपका क्या है कि जितने भी तरीके के जो कस्टमरी लॉ है, कस्टमरी लॉ के साथ में आपका मतलब शादी विवाह से लेके आपका जो सामुदायिक जो व्यवस्था के तहत जो मतलब कि आपका
कोर्ट कचहरी ना जाकर आदिवासी अपने रीति रिवाज के तहत अपने मामलों का निपटारा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को छीन कर पूरे देश भर के एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल समुदायों में एक जैसे लॉ लागू हो, एक जैसे जमीन के कानून लागू हो, ताकि सरकार जब भी चाहे तब आदिवासियों की ज़मीन ले सके। और आदिवासियों की वजह से जो आपका एक जो कानून है, महत्वपूर्ण कानून है, भूमि अधिग्रहण का कानून 2013, इसके तहत एसटी और एससी की ज़मीन आदिवासी क्षेत्रों में ली ही नहीं जा सकती। अगर ली जाएगी तो उसके लिए भी ग्राम सभा की अनुमति चाहिए। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था या फिर इस तरह का कानून भूमि अधिग्रहण कानून के तहत लगाया गया है। तो ये जो कानून के तहत जो मतलब कि आपका कि आदिवासियों की ज़मीन नहीं ली जा सकती, तो ये कानून ख़त्म होने के बाद में, कस्टमरी लॉ ख़त्म होने के बाद में जो आपका जितने भी सारे लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत एक समान नागरिक बन जाएंगे, तो आदिवासियों की ज़मीन पे जो विशेषाधिकार है या फिर सरकारें नहीं ले सकती। कितने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं, पीडब्ल्यूडी जजमेंट आए हुए हैं, समता जजमेंट है, वेदांता जजमेंट है, या फिर आपका कई सारे जजमेंट जो हैं, खनिज पर अधिकार आदिवासियों का होना चाहिए, इस तरह के कितने सारे कानून हैं। और फिर मतलब कि यहाँ तक कि जो 5वीं अनुसूची से बाहर के जो आदिवासी हैं या फिर एससी लोग हैं, उनमें आपका जो टेनेंसी एक्ट या फिर लैंड रेवेन्यू कोड के तहत कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना एसटी और एससी की ज़मीन किसी गैर को नहीं दी जाएगी, सरकार खुद नहीं ले सकती या फिर कोई कंपनी नहीं ले सकती। इस तरह की जो व्यवस्था बनाई गई है ज़मीन की, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में सारे लोगों पे एक समान कानून लागू होंगे और सारे लोगों की ज़मीन सरकारें जब चाहे तब ले पाएंगी। तो ये सबसे बड़ा घाटा है। दूसरी बात है कि आपका शादी ब्याह की व्यवस्था है, हमारा रीति रिवाज परंपरा चौपट हो जाएगा। चौपट होने के साथ में हमको तो ये मंजूर नहीं है कि हमारा आदिवासी, चूँकि कल तक का स्थिति ये था कि वहम के तहत आदिवासी क्या है कि आज से लगभग मतलब मेरे को लगता है 2015-16 के पहले आदिवासियों को आदिवासी कहने में बहुत शर्म आती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान के समय में हमको प्राउड है कि हम भारत देश के आदिवासी है, मूल मालिक है। चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में ये कहा है कि 8% आदिवासी इस भारत के मूल मालिक है और बाकी लोग जो हैं वो विदेशी आक्रमणकारी, उनकी संतानें वो हैं। ठीक है, तो भारत देश के मूल मालिक होने के चलते हमको आदिवासी होने पे गर्व है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहलाकर, ठीक है, सारे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर सारे लोगों को जो एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल को सबको एक समान कर दिया जाए, ये हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। चूँकि हमारे जल जंगल जमीन का अधिकार छिन जाएगा, खनिज का अधिकार छिन जाएगा, यहाँ तक कि जो हमारे शादी ब्याह, उत्तराधिकार आदि के जो जो रीति रिवाज है, परंपरा है, वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें, चूँकि हमको ये सब मतलब हमारे ये जुड़ाव जो ज़मीन से जुड़ाव है, जंगल से जुड़ाव है, हमारे जो रीति रिवाज परंपरा से जुड़ाव है, ये हम किसी से बाध्य होकर नहीं करते हैं। हमको ये अंदर से जुड़ाव आता है, हमारे पुरखों से ये जो जुड़ाव है हमारा, ये अंदर से आता है। तो हमारा जो एसटी का स्टेटस संविधान के तहत दिया हुआ है वो हट जाए तो हट जाए, लेकिन हमको आदिवासी होने का स्टेटस अगर हमारा छीन लिया जाए तो ये हमको कतई मंजूर नहीं है। तो ठीक है, ये तो रही यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या था, इससे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल को कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना घाटा हो सकता है। यहाँ तक कि जो आदिवासियों की कस्टमरी लॉ, क्रिश्चियन लॉ, मुस्लिम लॉ या फिर जो हिंदू लॉ है, ये 4 तरह के कानून भी छीन के सब पे एक जैसे कानून लागू हो जाएंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर कौन सा लॉ जो है वो भारत देश में एप्लीकेबल रहेगा, कौन सा कानून लागू रहेगा। मोस्टली क्या है कि वर्तमान में आपने देखा होगा कि CAA, NRC वगैरह आने के बाद में बहुत फोर्स किया जा रहा है, आदिवासियों को भी बहुत फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने मतलब कि सर्टिफिकेट में, कास्ट सर्टिफिकेट में हिंदू लिखे। भारत देश में अभी क्या है कि हिंदू राष्ट्र बनने की जो एक मुहिम से छिड़ गई है, लोग कह रहे हैं कि नहीं, भारत देश तो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, हम आदिवासियों को कोई ऐतराज़ नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनने के को रोकने के लिए या फिर कहा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोकने के लिए ये जो 4 लोग मोस्टली जो हैं विरोधी हैं कहा जाए, एक तो मुस्लिम समुदाय है, एक ईसाई समुदाय है और एक आदिवासी समुदाय है, या फिर इनके जो लॉ है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होने से रोकते हैं। दूसरी बात है कि हिंदू राष्ट्र को भी लागू होने से रोकते हैं। कहा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक समान नागरिक संहिता और हिंदू राष्ट्र जो है या फिर हिंदू लॉ जो है वो एक दूसरे के पूरक है। या तो हिंदू राष्ट्र पहले आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बाद में बने, या यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले आए, हिंदू राष्ट्र बाद में बने। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात बराबर है। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनने से हमको क्या ऐतराज़ है? एक तो सबसे पहली बात है कि हिंदू राष्ट्र बनने से जो
सीधी तौर पे मैं बता दूं, संविधान के अनुच्छेद 25, ठीक है, आप देखिएगा वहां पे धर्म के बारे में चर्चा है। संविधान के अनुच्छेद 25 में साफ साफ लिखा हुआ है कि बौद्ध, जैन, सिख आदि जो है वो हिंदू के ही अंग है, ठीक है। बौद्ध, जैन, सिख जो है वो हिंदू के ही अंग है। तो कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर कौन है, हिंदू लॉ के सपोर्टर कौन है? जो बौद्ध, सिख, जैन है वो कहीं ना कहीं हिंदू के ही अनुभाग कहे जाते हैं। मंदिरों को इनके लिए अब खोला जाए, इनको कहीं मंदिरों में जाने से नहीं रोका जाए। बौद्ध, जैन, सिख जो है ये हिंदू के ही भूभाग है, ठीक है। दूसरी बात है कि जो SC OBC जनरल, ये भी आप अनुच्छेद 341 बोलिए या फिर कुछ भी बोलिए, ये भी SC OBC जनरल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हिंदू के ही अनुभाग है, हिंदू लॉ को सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो खुद को मना करे कि हम हिंदू नहीं हैं या फिर हम हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं हैं, लेकिन संविधान के तहत SC OBC जनरल और बौद्ध, जैन, सिख ये सारे हिंदू राष्ट्र को प्रमोट कर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो उसको समर्थन करेंगे ही करें, भले उनकी मर्जी हो या ना हो। जो हिंदू राष्ट्र और हिंदू लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो सबसे बड़े विरोधी हैं, भले ही हम ये कहें कि हम उसके विरोधी नहीं हैं, भले ही मैं समर्थन करती हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए एज एन आदिवासी, ठीक है। मैं भले ये कहूँ कि मैं हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करती हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करती हूँ या फिर आपका हिंदू लॉ को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो स्टेटस है, ST का स्टेटस है, ST के स्टेटस होने के साथ में ही, आदिवासी के स्टेटस होने के साथ में ही, जन्म से चूंकि मैं आदिवासी हूँ, मेरे माँ बाप आदिवासी थे, मेरे पूरे खानदान आदिवासी थे, इस वजह से ही भले ही मैं मुंह से बोलते रहूँ, मेरे मन मंदिर में ये लिखा हो कि नहीं मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड सपोर्ट करती हूँ, लेकिन बाय DNA मेरा कस्टमरी लॉ हिंदू राष्ट्र, हिंदू लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करता रहेगा, ठीक है, भले ही मैं उसको सपोर्ट करूं या ना करूं। ठीक वैसे ही मुस्लिम समुदाय के साथ में ही है। मुस्लिम भले ही मुंह से बोले या दिल दिमाग से बोले कि मैं हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करता हूं या फिर हिंदू लॉ को सपोर्ट करता हूं। ईसाई समुदाय भी ये कहे कि नहीं मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करता हूं, हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करता हूं, हिंदू लॉ को सपोर्ट करता हूं, लेकिन बाय DNA बाय धर्म उनका क्या है कि मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, कस्टमरी लॉ, ये तीन जो कानून हैं, आदिवासी, ठीक है, मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय जो धार्मिक समुदाय हैं, ये सारे लोग जो हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदू लॉ और हिंदू राष्ट्र का विरोध ही करेंगे, चाहे वो मन से ना करें, लेकिन उनका मत या फिर कहा जाए मैं ये कहीं ना कहीं उस चीज को रोकते हुए ही प्रतीत होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करता हुआ मैंने कहा कि हिंदू लॉ है, ठीक है, हिंदू राष्ट्र का जो मतलब कि मेन मकसद है कि पूरे भारत भर के लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराना, ठीक है। इसके लिए ही NRC के बाद में CAA का कानून लाया गया। CAA कानून में क्या है कि जो भी मतलब कि आपका हिंदू धर्म, सारे लोग मतलब कि जो भी हिंदू धर्म को सपोर्ट करेंगे उनको ही भारत देश में नागरिक कहा जाएगा। CAA कानून में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीन लोग जो हैं वो CAA कानून या फिर कहा जाए कि हिंदू राष्ट्र का प्रोपोगेंडा या फिर हिंदू लॉ को विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्या मैंने बताया, आदिवासी है, ईसाई है और मुस्लिम है, ठीक है। वर्तमान समय में जो NRC के माध्यम से या फिर CAA के माध्यम से जो मुस्लिम समुदाय को मतलब कि काफ़ी ये किया गया, ब्रेन वॉश किया गया या फिर कहा जाए कि टॉर्चर भी हुए हैं लोग कि आप या तो भारत देश में अगर आपको रहना है, CAA के तहत रहना है, तो आपको हिंदू धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया कि मुस्लिम समुदाय को तो हिंदू राष्ट्र के लिए या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए या फिर हिंदू लॉ के लिए के तो मतलब उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया या फिर उनको एक तरह से टॉर्चर किया गया या फिर उसको मतलब कि मजबूर किया गया, ये तो कहा जा सकता है। अब बाकी बचे दो, जो कि है ईसाई लोगों के लिए वर्तमान समय में इसमें कुछ आदिवासियों को भी टारगेट करके है, ठीक है। इनको हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करने के लिए या फिर हिंदू लॉ को सपोर्ट करने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करने के लिए कहा गया कि मजबूर किया गया कि आप CAA कानून के तहत CAA कानून लाया गया कि इसके तहत आपको ये तीनों को मानना पड़ेगा, अदरवाइज आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। कुछ मुस्लिम की बात हो सकती है लेकिन मोस्टली यही बात है, ठीक है। अब सेकंड बात आई ईसाई समुदाय की, जो कि उनका क्रिश्चियन लॉ है। क्रिश्चियन लॉ जब तक रहेगा तब तक आपका हिंदू लॉ का मतलब कि सिक्का नहीं जम पाएगा। हिंदू लॉ नहीं रहेगा तो फिर आपका हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो
ये जो मतलब कि ईसाई समुदाय को टारगेट करने के लिए या फिर मजबूर करने के लिए आदिवासियों को भी जरिया बनाया गया डीलिस्टिंग के माध्यम से कि क्रिश्चियन लॉ जब तक रहेगा तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए डीलिस्टिंग के माध्यम से जो भी आदिवासी क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं इनको आदिवासी का स्टेटस से निकाल दिया जाए। तो ठीक है, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया CAA कानून के तहत। ईसाई समुदाय वैसे आदिवासी जो कि ईसाई बन चुके हैं उसके माध्यम से ईसाई समुदाय को टारगेट किया गया कि नहीं, डीलिस्टिंग के माध्यम से आपको आदिवासी के स्टेटस से निकाल दिया जाएगा। और इस वजह से जो है कहा जाए तो इनडायरेक्टली यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट किया गया, हिंदू राष्ट्र को प्रमोट किया गया, हिंदू लॉ को मानने के लिए लोगों को मजबूर किया गया कि इस प्रकार से जो है अगर ईसाई समुदाय या तो आपको भारत में रहना है तो या तो डीलिस्टिंग कर देंगे अगर आप जो है वो घर वापसी नहीं करते हैं। घर वापसी दैट मीन्स उनका ये कहना है कि घर वापसी में आपको कस्टमरी लॉ को फॉलो नहीं करना है। घर वापसी का मतलब है आपको हिंदू धर्म में वापस आना है। तो इस प्रकार से लास्ट में कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, लास्ट में आपको घूम फिर के हिंदू धर्म को ही मानना है। हिंदू धर्म के मानने के बाद में आपको हिंदू लॉ पे एप्लीकेबल होगा। हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा तो फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक समान नागरिक संहिता में आ पाएंगे। ठीक है, तीसरी बात रही आदिवासी समुदाय जिनका कस्टमरी लॉ है। ठीक है, वर्तमान समय में आदिवासियों को धड़ल्ले से उनको सर्टिफिकेट में या फिर कोई फॉर्म भरने जाते वहाँ पे आदिवासियों को हिंदू लिखवाया जा रहा है। ठीक है, आप हिंदू लिखवाइए, हम पहले भी बोल चुके हैं, आप बनाइए हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू लॉ को मतलब कि प्रमोट करिए, लेकिन हमारे कस्टमरी लॉ को हमको छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। चूँकि इसी कस्टमरी लॉ की वजह से हमारे जो रीति रिवाज परंपरा है या इसी की वजह से हमारे बाप दादाओं ने हमको 5वीं अनुसूची दिलवाया है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट भी कहता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ 5th शेड्यूल इज टू प्रिजर्व ट्राइबल ऑटोनॉमी, यानी कि 5वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के जो ग्राम व्यवस्था है, रीति रिवाज परंपरा है, शादी ब्याह की व्यवस्था है, उत्तराधिकार का अधिनियम है, इसको सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आदिवासी अपनी कस्टमरी लॉ इनको मतलब कि फोर्स किया जा रहा है घर घर पे, मतलब कि वैसे आपके हिंदू क्या बोलते हैं, हिंदुओं के जो मतलब कि रीति रिवाज परंपरा है इसको प्रमोट किया जा रहा है, धर्मों के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं, या फिर कहा जाए कि जो बचपन से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है हिंदू धर्म की सारी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, जगह जगह पे आदिवासी क्षेत्रों में मंदिर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप धर्मों का प्रचार करिए, हमको उससे आपत्ति नहीं है। हमको आपत्ति किससे है कि हमारा कस्टमरी लॉ, हमारा रीति रिवाज परंपरा खत्म नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में आप हिंदू लॉ ये करिए, प्रमोट करिए, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन आदिवासियों के कस्टमरी लॉ, उनके रीति रिवाज 5वीं अनुसूची खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, तो जो 4 चीज़ें हैं कौन कौन से, आदिवासियों का कस्टमरी लॉ, ईसाई का क्रिश्चियन लॉ, मुस्लिम का मुस्लिम लॉ, ये 3 जो विरोधी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। ठीक है, एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए ये 3 सबसे बड़े विरोधी हैं। तो ये 3 लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, सरकारों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। हमारे लोग भी भेड़ हैं, जहाँ पे लोग मतलब कि एक बार कोई मैं चिल्ला दे सब कोई मैं करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमारे अपने लोग भी इसमें बहुत मतलब कि शामिल हो चुके हैं। तो कुल मिला के कहा भी जाता है कि खैर जो भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बता भी दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो सारे लोगों पे एक समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। आदिवासियों के जल जंगल जमीन का जो विशेषाधिकार है, रीति रिवाज परंपरा खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ में जो 5वीं अनुसूची जो है, जिसको संविधान के तहत तो खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि जो एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो संविधान को भी खत्म कर दिया जाएगा और नया संविधान बनाया जाएगा। क्योंकि ये इतिहास भी रहा है कि भारत के संविधान के पहले ब्रिटिश के समय का 1935 का अंग्रेजी संविधान था, 1935 के पहले 1919 का संविधान था, 1919 के पहले 1905 का संविधान था। तो इस तरह से जो भारत के संविधान जो है समय समय पे बदलते रहे हैं। ये अलग बात है कि आज़ादी के 70 साल के बाद में कभी भी भारत का संविधान नहीं बदला। वर्तमान के समय में अगर बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर हिंदू राष्ट्र बने हुए अगर भारत का संविधान को बदला जाता है, उसमें फिर से उनको आदिवासियों के रीति रिवाज परंपरा यानी कि आर्टिकल 13(3) को मैंडेटरी तौर पे डालना ही पड़ेगा। साथ ही साथ में 5वीं अनुसूची को डालना पड़ेगा, 6वीं अनुसूची को डालना पड़ेगा। जो विशेषाधिकार आदिवासियों के जल जंगल जमीन के विशेषाधिकार है, खनिज के विशेषाधिकार है, उसको डालना ही पड़ेगा। लेकिन उनको वो नहीं चाहिए। सरकारों को क्या है कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन चाहिए। 60% जमीन से 3% जमीन तो लूट ही चुके हैं, लेकिन अभी सरकार चलाने के लिए जो आदिवासी क्षेत्रों के जमीनों के अंदर में जो खनिज है, ठीक है,
उसको पाने के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए आदिवासियों के ज़मीन के अंदर के खनिज की ज़रूरत है। इस कारण से वर्तमान समय में एक साथ में रातों रात आदिवासी कैसे खत्म हो जाए और एक साथ खत्म होने के साथ में ही जो जल जंगल ज़मीन के अंदर में जो खनिज है उसको हम कैसे निकाल पाए, इस कारण से ये तामझाम जो किया जा रहा है। सबसे पहले हिंदू लॉ को सारे लोगों को हिंदू लॉ में कन्वर्ट कराया जाएगा, उसके बाद में हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र के बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हिंदू राष्ट्र ये नहीं बनता तो ईसाई राष्ट्र बनता, ईसाई राष्ट्र नहीं बनता तो मुस्लिम राष्ट्र बनता, कोई भी राष्ट्र बनता, लेकिन उसका एक ही मतलब कि आपका ये था प्रोपोगंडा एक ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो ताकि आदिवासियों की जल जंगल जमीन खनिज को लूटा जा सके। ठीक है, पर मैं आप जो हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र की बात कर रहे हैं उससे अच्छा बेहतर तरीका मैं आपको बताती हूँ। उससे अच्छा आप आदिवासी राष्ट्र बना दीजिए, हमको उससे कोई भी ऐतराज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमारे खिलाफ में है, लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है। ठीक है, एक सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इस कानून को आने वाले दिन में यदि ये कानून लागू होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान नागरिक संहिता लागू होता है, तो उसको रोका कैसे जाए। वर्तमान के समय में मैं देख रही हूँ कि राज्य के माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट किया जा रहा है, राज्य के माध्यम से इसको लागू किया जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए सबसे जो आसान उपाय है लोकतंत्र का उपयोग। संविधान के अनुच्छेद 13(1) में लिखा हुआ है कि संविधान के पहले के जो कानून है उनका अगर संशोधन होता है तो हम रैली धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक रैली धरना प्रदर्शन या फिर ज्ञापन के माध्यम से या फिर कोर्ट के केस के माध्यम से उसको रोक सकते हैं। दूसरी बात है आपका जो संविधान के बाद के कानून है, जो वर्तमान का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको कहा जा सकता है कि संविधान के बाद का कानून है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13(2) के तहत आप रैली, शांतिपूर्वक रैली धरना प्रदर्शन करिए, ज्ञापन दीजिए, या फिर अगर ये कानून आता है, बिल के तौर पे आता है या फिर आपका संसद विधानमंडल में जब लाया जाता है, ठीक है, तो इसको आपका कोर्ट के माध्यम से रैली धरना प्रदर्शन ज्ञापन, जितना विरोध होगा शांतिपूर्वक उतने ही ज़्यादा इस कोड के रुकने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये केवल इसी कोड की बात नहीं है, किसी भी तरह के कानून हो, ठीक है, जो कि लगता हो कि आम जनता, चूंकि हमारा भी एक वोट गया है, अगर हमारे अकेले के लिए वो कानून हितकारी नहीं है तो हमारा इंडिविजुअल पर पर्सन भी, हमको यह अधिकार है कि हमका उसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि इंडिविजुअल तरीके से भी हम कोर्ट के केस के माध्यम से मतलब आपका केस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात है कि कोर्ट भी तब वहाँ पे मानती है जबकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को उससे नुकसान होने की संभावना होती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने बता दिया कि किस किस तरीके से ये बहुत हानिकारक है। आदिवासियों के अस्तित्व, रातों रात अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जल जंगल जमीन खनिज की तो बात छोड़ दीजिए, रातों रात आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोकने के लिए ना सिर्फ आदिवासी बल्कि एससी समुदाय के लोग भी इसको सपोर्ट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर सकते हैं, ईसाई समुदाय के लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी जनसंख्या को घाटा होने वाला है। जहाँ धार्मिक बात है, धर्मों को मतलब मानने की स्वतंत्रता है, आप हिंदू धर्म को फॉलो करिए, आप हिंदू राष्ट्र का को प्रमोशन करिए, लेकिन हमको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको नहीं चाहिए। साथ ही साथ में हमारा जो मतलब कि पर्सनल लॉ है, हमारा जो कस्टमरी लॉ है, इसको हम ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। उसके बाद आप धर्मों का कितना भी प्रचार करिए, आप धर्म को मानिए, पूजा पाठ करिए, हमको उससे कोई भी आपत्ति नहीं है। बस हमारे अस्तित्व की सवाल है। जब भी हमारे अस्तित्व की सवाल आएगी, हम वहाँ पे इतिहास भी रहा है कि जब जब हमारे अस्तित्व पे खतरा हुआ है तब तब आदिवासी सड़क पे निकले हैं। आज भी हमारे पास में पावर है। पावर क्या है? सड़क में जाने का तो पावर है ही लोकतंत्र के माध्यम से। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के माध्यम से भी हम इस कानून को रोक लगा सकते हैं। तो पूरे देश भर के जो एससी समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय है, ईसाई समुदाय है और आदिवासी, इनसे मेरा बहुत ही कहा जाए दिल से अनुरोध है कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, चाहे वो मतलब विधानसभा में आए, चाहे वो लोकसभा में आए या फिर किसी भी तरीके से लागू होने की बात हो, तो वहाँ पे इस कानून का विरोध करें। विरोध करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। कुल मिला के आज का जो मेरा लाइव आने का मकसद था वो पूरा हो चुका है। कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं, तो उसको आप मतलब कि कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी ये बातें पहुँच सके।